नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा कि दिल्ली पुलिस के आने वाले जो पेपर है कांस्टेबल का, उसमें आप किस तरीके से जीके जीएस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जीके और जीएस का जो आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी जीके जीएस से आप अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी। मेरा इसका कहने का मतलब ये नहीं कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना बहुत इजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग का अपना रोल है, मैथ्स का अपना रोल है, पर वहाँ पर एक सिलेबस तो डिफाइन होता ही है कि ये सिलेबस ये टॉपिक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर जीके जीएस में कहने को तो टॉपिक डिफाइन कर दिए जाते हैं, पर फिर भी ये एक जीके जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि किस तरीके से जीके जीएस में हम नंबर प्राप्त करें और जीके जीएस को कवर कैसे करें। आज भी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की शिकायत करते हैं कि सर ये जीके जीएस से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैथ्स की वो प्रैक्टिस करते हैं भर भर के, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उनको दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा तो जीके और जीएस में। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो इस चीज़ पे फोकस करेगा कि आप आने वाले पेपर में जीके और जीएस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं जिनमें से सामान्यतः आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कुछ सालों से पूछे भी जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, इन सभी के सभी जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको जीके और जीएस को कवर करने में आपको थोड़ा सा फायदा होगा। शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से। और जब आखिरी के पेपरों को देखा, जो आखिरी जो पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, तो उसमें हिस्ट्री में एवरेज क्वेश्चन जो आ रहे थे वो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, तो हम एवरेज कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं हिस्ट्री में से जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिन टॉपिकों को अगर हम हिस्ट्री में कवर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइड सिलेबस हिस्ट्री का ही होता है, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो अगर शुरुआत करें एंशिएंट हिस्ट्री से, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपके सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा फोकस जो रहता है कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वहाँ पे से खुदाई में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये वाले आपके जो प्रश्न होते हैं वो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप 2 चीजें इसमें कवर कर ले कि इसमें जो क्षेत्र मिले हैं खुदाई में वो कौन सी नदी पे हैं, वो किस भारत में है या पाकिस्तान में है, और किन के नेतृत्व में खुदाई हुई है। तो एक चीज तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये कि जो भी क्षेत्र हैं आपके, वो क्षेत्र आपके किस नदी पर है और किसके नेतृत्व में इनकी खुदाई हुई है, किसके नेतृत्व में खुदाई हुई है, किस प्रांत में है, भारत के किस प्रांत में है, पाकिस्तान के किस प्रांत में। और दूसरा हम कह सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से आपके खुदाई में क्या क्या मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो, विशाल धान्यगर कहाँ से मिला, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, इसके अलावा बंदरगाह कहाँ से मिले। इसमें आपको ये सब चीज़ों से आप ऑलरेडी परिचित होंगे ही। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा छोटा भी है और उसको कवर करना बहुत आसान भी है, 16 महाजनपद। इसमें से एक जो प्रश्न बहुत ज़्यादा मैंने अक्सर देखा है पेपर में वो ये है कि 16 महाजनपदों में से आपको 4 महाजनपद दे दिए जाएंगे और फिर आपसे उनकी राजधानी को मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पेट टॉपिक 16 महाजनपद में से यही होता है। बस आप इस 16 महाजनपद के जो राजधानियां हैं इन्हें कवर कर ले। इसमें से अगर आपका क्वेश्चन बना तो आपका डायरेक्ट जो है वो नंबर पक्का है।
प्राचीन भारत का एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही माना जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सारे चैप्टर को आप एक तरफ कर दो और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक तरफ कर दो, तो हम कह सकते हैं जिसमें से ज्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने जब घर छोड़ा तो उसे क्या बोला गया, महाविनिष्क्रमण। उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में तो उसे क्या बोला, निर्वाण। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए क्या शब्द हुआ। बौद्ध धर्म के आपके जो 3 रत्न पूछे जाते हैं, त्रिपिटक पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही ऐसा आपका जैन धर्म में है कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या है। महावीर स्वामी से संबंधित जो भी आपके तीर्थंकर है उन पे से प्रश्न आते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है, 24वें तीर्थंकर, इन तीर्थंकरों का महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब चीजें और बहुत ज्यादा इजी ही प्रश्न आते हैं, इसमें से बहुत डीप ये लोग जाते नहीं। मौर्य साम्राज्य में आपको पता ही है कि सिर्फ 2 राजा ऐसे जिन पे आपको फोकस करना है, या मैं ज्यादा बेहतर बोलूं कि 2 ही इसमें राजा थे जो हम कह सकते हैं कि जिनके नाम पे मौर्य वंश सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। एक तो आपका अखंड भारत के निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य पे से तो सामान्यता पढ़ने के लिए बहुत कम है कि उन्होंने कौन से युद्ध में सेल्यूकस निकेतर को हराया, ये सब पूछते हैं। मेगास्थनीज पे से कभी कभी प्रश्न आ जाता है। इसके अलावा जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे तो वो कहाँ चले गए अपने साम्राज्य को छोड़ के, ये सब आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि वो अपने साम्राज्य को छोड़ के दक्षिण में श्रवणबेलागोला, कर्नाटक, यहाँ सबसे आपके प्रश्न पेपर में सामान्यता बनते भी हैं। गुप्त साम्राज्य हम कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में भी अगर बोले तो बहुत इजीली यहाँ पे 2 राजा ऐसे हैं जिनमें से आपके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपका समुद्रगुप्त, ठीक है, और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के यहाँ एक से एक विद्वान रहते थे, वो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कालिदास हो गए, ठीक है, वारामेहर हो गए, धनवंतरी हो गए, तो ये आपके सबसे मेन फोकस वाले राजा होते हैं। एक तो चंद्रगुप्त और दूसरे आपके समुद्रगुप्त। ये सब आपके पेट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति, ये सब आपके प्रश्न यहाँ पे से बन जाएंगे। अगला जो टॉपिक हम कह सकते हैं वो है वर्धन वंश। अब इस वर्धन वंश की क्या खासियत है, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इसमें से आपके क्वेश्चन आपको सामान्यतः देखने को मिल जाएंगे। हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन में से इन्होंने जो आपके 3 ड्रामे लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणा भट्टा, तो ये सब आपको प्रश्न मिलेंगे। वर्धन वंश ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। वो कौन सा अकेला राजा था जिससे हर्षवर्धन हारे थे, पुलकेशिन का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक यहाँ मिस है जो मैंने नेक्स्ट पे लिख दिया है, दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है चोल, चेर और पांड्य पे, ठीक है। ये वाला जो साम्राज्य का शासन था, चोल, चेर और पांड्य, ये आपका हो गया प्राचीन भारत का। अब बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत की। मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपका मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, एग्जाम्स में 2 टॉपिक पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है। एक तो आपका दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में कहने को तो 5 वंश हैं, जिसमें आपका गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी हैं। पर अगर आपने इसके 3 भी अच्छे से पढ़ लिए, गुलाम, खिलजी और तुगलक, जैसे अभी जो आपकी हाल फिलहाल एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा राजा था जिसने अपने साम्राज्य में सिजदा और पैवोज प्रथा लागू करी, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बन। तो इसमें आप गुलाम, खिलजी या तुगलक वंश को अगर आप कवर कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने 85 से 90% तक, 85 से 90% तक हमने दिल्ली सल्तनत को कवर कर लिया। मुगल वंश, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा ही है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनमें से प्रश्न आपके बनते हैं, देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, औरंगजेब के बाद भी करीबन 7-8 राजा और आए थे मुगल वंश में, तो उस पे से एक प्रश्न जो देखने को मिलता है सामान्यतः वो ये है कि
यहां पे आपसे क्रम में पूछे जाते हैं कि कौन से राजा बाद में आए थे। तो वो जो 8-10 राजा हैं जो औरंगजेब के बाद आए, उनका बस आप लोग एक बार क्रम याद कर लें, उतना बहुत होगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मध्यकालीन भारत में अब प्रश्न हमको मराठा साम्राज्य से भी देखने को मिल रहे हैं। तो मराठा साम्राज्य में हमें कोई बहुत डीप नहीं जाना है, हमें आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ, गुरु कौन थे, उनके पिता का नाम, ये सब आप थोड़ा सा याद रखें। उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। एक यहाँ पे औरंगजेब से जब लड़ाई हुई थी तो ये पुरंदर की संधि बार बार पेपर में आ रही है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। ये एक ऐसी संधि है जो हमें मराठा साम्राज्य में से बहुत, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार अलग अलग विभिन्न एग्जाम में मिला है। ठीक, कुछ हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है इसमें पेशवाओं का। ठीक है, तो जो पेशवा से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, पर हमारा ज्यादा जो फोकस रहेगा इसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमको फोकस रखना है। उसके बाद आते हैं किस पे, हम आधुनिक भारत पे। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो यूरोपियों का आगमन एक ऐसा क्वेश्चन जो, या मैं ऐसा बोलूं एक ऐसा टॉपिक जो कोई नया नहीं, बहुत टाइम से एग्जामिनर के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है। पुर्तगाली कब आए, फ्रांसीसी कब आए, ब्रिटेन कब आए, डच कब आया, डेनमार्क कब आया। ठीक है, पुर्तगाली का जहाज जो था वो कहाँ उतरा, वास्को डी गामा कौन से सन में आया, किस राजा ने उसका स्वागत किया। ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी पढ़ ही चुके होंगे। अब इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो आंख बंद करके आपको मानना है कि ये टॉपिक जैसे प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, आधुनिक भारत का इस टॉपिक को बिल्कुल वैसा ही मान लो। 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह के कारण क्या थे, और इस टॉपिक का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि कौन से क्षेत्र में कौन से नेता हुआ करते थे। जैसे कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह साहब। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। 1857 के विद्रोह को आप इन शॉर्ट समझ लो कि आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। कांग्रेस से हमें जो एक टॉपिक देखने को मिलता है, इसमें से सिर्फ एक ही चीज मिलती है और वो है क्या, कांग्रेस की बैठकें। ठीक, वैसे तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कांग्रेस की 50 के आसपास बैठकें हुई थी बनने से लेके आजादी तक, पर हमें 50 की टॉपिक तो पढ़ने नहीं है, हमें मुश्किल से वही कुछ 15 से 18 बैठकें पढ़नी होती हैं। ठीक है, जो आपको किसी भी सामान्यतः जीके जीएस की बुक में मिल जाएगी। और वही नॉर्मल से क्वेश्चन, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले मुसलमान अध्यक्ष, पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, वंदे मातरम कब गाया गया, जनगण मन राष्ट्रगान कब गाया गया। तो वही आपको 15 से 18 बैठकें पढ़ के जानी है। अगर बात करें गांधी युग की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 1857 के विद्रोही जैसा। इसमें गांधी जी के आने से लेकर आजादी के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब इसका पार्ट बन जाता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग कांड, इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, गांधी जी के जीवन का पहला पूरे भारत के स्तर का आंदोलन जिसे आप असहयोग आंदोलन कहते हैं, चौरी चौरा कांड, इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब इसी के पार्ट माने जाते हैं। एक और चीज जो हम कह सकते हैं, अगर तीनों इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न हम कह सकते हैं कि आपको मॉडर्न और मेडिवल से मिलेंगे। एंशिएंट में से क्वेश्चन आते हैं पर उतने नहीं आ रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें अगर बात करें तो राजा राम मोहन रॉय जी, दयानंद सरस्वती, इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी, इनमें से भी आपको प्रश्न यहां पे एग्जाम में मिल ही जाते हैं देखने के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, पॉलिटी। एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का सिलेबस तो कम है और अगर आपने इसको मन लगा के पढ़ लिया तो ये एक जीके जीएस का मैं सब्जेक्ट ऐसा कह सकता हूं जिसमें अगर आप क्वेश्चन 100% फोड़ के आ सकते हो। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 भी कर सकते हो, 7 आ रहे हैं तो 7 भी कर सकते हो, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत छोटा है और अगर आपने इसकी नब्ज पकड़ ली इस टॉपिक की या इस सब्जेक्ट की तो फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें करके आओगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाओगे। आखिरी बार जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो सामान्यतः आपको 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में देखने को मिल गए थे। पॉलिटी में हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून,
इसमें करीबन 8 से 10 कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गए, ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1858 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट, 1909 जिसको आप मॉर्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड। इसमें मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप कोई कानून छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें तो हर कानून में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक भी ऐसा कानून नहीं है जिस पर से शायद क्वेश्चन ना बने। 1861 से भी कानून बन गए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस कानून से मिला, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल किस कानून से मिला, वो कौन सा कानून था जिससे गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय के पद आ गए, तो ये तो आपको पढ़ के जाना है। अब ये जो दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, ये पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है, ये अनुसूची कुल मिला के कितनी है, 12 अनुसूची अच्छे से पढ़ ली, और अनुसूची में से प्रश्न बहुत आते हैं, आप सीधे हिट करके आओगे। भाग कितने हैं, 22। किस भाग में क्या आता है, ये एक बहुत डायरेक्ट प्रश्न इसमें से आता है। और किस भाग का आर्टिकल क्या है, जैसे नागरिकता का अनुच्छेद क्या है, 5 से 11। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद क्या है। इसके अलावा संविधान का स्रोत, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुश्किल से 8 या 9 हमारे स्रोत हैं जहां से हमने संविधान लिया है। जापान से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या लिया है। तो ये आपका बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न इसमें बनेंगे। संविधान का निर्माण, यहां पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कहाँ हुई, सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरी बैठक कहाँ हुई। इसमें जो आपकी कुछ 8 समितियां बनी थी, उसमें से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा समिति के, जैसे संविधान शक्ति समिति हो गई, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको डायरेक्ट समिति पे से क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रस्तावना एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इसमें से भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले हैं, पहले भी आगे भी मिल जाएंगे। ये हम कह सकते हैं पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इसमें आपका थोड़ा सा मेहनत भी ज्यादा लगेगी। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए तो 12 से लेके 35, मैं शायद बोल ही नहीं पाऊंगा कि आप कोई अनुच्छेद इसमें से छोड़ के चले जाओ, नहीं छोड़ सकते। सारे ही अनुच्छेद पेपर में कभी ना कभी पूछे गए और होते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डीपीएसपी का अनुच्छेद क्या है, डीपीएसपी के आर्टिकल है 36 से 51। आप इसको भी मिस नहीं करेंगे, ये आपको सारे आर्टिकल पढ़ के जाने हैं, उंगलियों पे होने चाहिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अनुच्छेद 25 में क्या है, ठीक है, आपके अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत का गठन किससे हुआ है, अनुच्छेद 40 से, पर्यावरण का सुरक्षा संरक्षण किस में दिया है, आर्टिकल 48A में। डायरेक्ट प्रश्न आपसे मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनमें से एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्रम बहुत पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति आपको 4 दे दिए जाएंगे, क्रम में लगाइए, उपराष्ट्रपति 4 दे दें, प्रधानमंत्री 4 दे दें, तो आपको क्रम में लगाना है। आप इसको अपनी कोई भी ट्रिक के माध्यम से याद जरूर करें, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अपनी ट्रिक बना लो, उपराष्ट्रपति की बना लो, प्रधानमंत्री प्लस इनसे संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है, कि कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति रहे, एक इकलौते ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। प्रधानमंत्री में आपसे पूछा जाएगा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इस वक्त आपने देखा होगा संसद में आया हुआ है, तो अविश्वास प्रस्ताव पे से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। संसद आपको पता ही है, ये तो भैया पॉलिटी की जड़ है। लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से आपको ये पूरा कवर करना है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इनकी योग्यता क्या है, ठीक है, कि क्या उम्र होती है चुनाव लड़ने की। इसी में स्पीकर आ जाते हैं, राज्यसभा के सभापति आ जाते हैं। तो जो लोकसभा राज्यसभा के अधिकारी हैं उन पर भी आप थोड़ी सी नजर मार के चले जाइएगा इसमें, ठीक। संवैधानिक निकाय एक ऐसा टॉपिक जिसमें से हमें क्वेश्चन, क्या ही बोलूं मैं इसको, हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसी संवैधानिक निकाय में आपका इलेक्शन कमीशन आता है, चुनाव आयोग, इसी के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG आ जाएंगे,
इसी के अंदर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आ जाएंगे, इसी के अंदर आपके एडवोकेट जनरल जैसे हम महाधिवक्ता कहते हैं वो आ जाएंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, यूपीएससी आ जाएगा। तो संवैधानिक संस्था जो होती हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसके आर्टिकल क्या है, इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ये भी इसमें आ जाएगा। अब तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी अब एक संवैधानिक संस्था है। तो ये 5-6 संस्था आपको पढ़ के जानी ही जानी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे से बिल्कुल आपको ऊपर से ही प्रश्न मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है। हाँ, एक चीज याद रखना, हाई कोर्ट में से अब हमको एक क्वेश्चन और देखने को मिलने लगा है कि जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें से आपके प्रश्न आने लग गए हैं कि कौन से हाई कोर्ट पहले बने थे, कौन से हाई कोर्ट बाद में बने हैं, कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका क्षेत्र अधिकार जो है वो एक से ज्यादा राज्यों पे है, कितने हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका फैसला एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पे लागू होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनने की क्या योग्यता है, ठीक। ये पंचायत नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, पंचायत में से आपको कोई बहुत डीप नहीं जाना है, पर पंचायत पॉलिटी में एक हमेशा ही टॉपिक ऐसा रहा है जो चर्चा का विषय रहा है, तो पंचायत को आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 9वां और 10वां में कह सकता हूं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन जो आपको पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ के जाने। जब बेटा आर्टिकल की बात होती है तो मैं आपको साफ बोल दूं, आपको कम से कम 1 से लेके 80 तक के आर्टिकल तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 80 तक आर्टिकल, क्यों? क्योंकि 12 से लेके 51 तो आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट है। 1 से लेके 51 को तो आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हम कह सकते हैं कुछ आर्टिकल तोड़ तोड़ के पढ़े, पर मेरा तो यही मानना है कि 1 से लेके 80 तक के आर्टिकल आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। रिवीजन करते जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बात करें ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिला के 6 से 7 प्रश्न आपको लास्ट एग्जाम में देखने को मिल गए थे। एवरेज कह सकते हैं कि 6 प्रश्न, जिसमें से नदी आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ट्रिब्यूटरी जो है कौन सी इसकी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी है, बाएं से आके मिलती है, कौन सी इसमें दाएं से आके मिलती है। तो नदियों तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। पहाड़ आपसे पूछ लिए जाते हैं, पहाड़ों की जो चोटियां होती हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा नजर रखेंगे। इसमें आप वर्ल्ड के जो पहाड़ हैं, एंडीज माउंटेन हो गए, रॉकी माउंटेन, अल्प्स कहाँ पे पड़ते हैं, हिमालय तो सभी लोग परिचित हैं, तो ये अल्प्स वगैरह, एंडीज, रॉकी माउंटेन, डाउन्स कहाँ है, ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा। तालाब आप इसमें ज्यादा फोकस कर लीजिए, इंडियन वाले पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्ल्ड पे तो कोई भी जरूरत नहीं। दर्रे एक और ऐसा प्रश्न जो आपको टॉपिक मिलना ही मिलना है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, सिक्किम में कौन सा दर्रा है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड का भाग नहीं है, जम्मू कश्मीर के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, हिमाचल के दर्रे, इसमें भी कुछ दर्रे साउथ इंडिया में भी हैं। पर जब हमने पेपर देखा है या आप लोग भी जब पढ़ रहे होंगे धीमे धीमे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 90% जो प्रश्न होते हैं दर्रे के वो आपको उत्तर भारत के दर्रों से ही पूछ लेते हैं। सिक्किम में नाथुला, जलिपला, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के शिवकीला हो गया, हिमाचल प्रदेश का नाथुला हो गया, इसके अलावा लिप्पू लेक उत्तराखंड के दर्रे, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। रॉक्स आपसे पूछ लिए जा रहे हैं अब कि रॉक्स की बनावट कैसी होती है, इग्नियस रॉक कौन सा है, इनमें से कौन सा ऐसा पत्थर है जो लावा के निकलने के बाद ठंडा होने से बनता है। तो रॉक्स पे से क्वेश्चन भी बन रहे हैं। वायुमंडल बताने की शायद जरूरत नहीं है, शुरू से ही टॉपिक रहे हैं कि क्षोभ मंडल में क्या है, ओजोन कहाँ मिलता है, समताप मंडल, मध्य मंडल में कहाँ है, हम सैटेलाइट कहाँ पे लगाते हैं, रेडियो की तरंगें कहाँ से लौट के आती हैं, ये सब आपका बन जाता है। झरने जिनको हम जलप्रपात कहते हैं वो आपके पेपर में याद करने पड़ेंगे। आप इंडियन पे ध्यान दे सकते हैं, वर्ल्ड की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है।
रेगिस्तान पेपर में पूछे ही जाते हैं। एक ये टॉपिक घास के मैदान, मुश्किल से वही 5 से 6 घास के मैदान है और वही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि सैलवास कहाँ पड़ते हैं, वेल्ड कहाँ पड़ते हैं, स्टेपी कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका डाउन्स कहाँ पे पड़ता है, ठीक, तो अब प्रेरीज कहाँ पे पड़ते हैं, वही 6-7 है, उन पे आप नजर मार जाइएगा। नेशनल पार्क क्या ही बोला जाए इसके बारे में, कैसे छोड़ सकता है कोई इंसान इसको, पॉसिबल ही नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने ही पड़ेंगे, टाइगर रिजर्व और ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान के कुछ पार्ट कहते ही हैं कि टाइगर रिजर्व के भी कुछ भाग नेशनल पार्क ऑलरेडी घोषित हैं, तो नेशनल पार्क पे नजर मार के जानी पड़ेगी कि किस राज्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। जनगणना, ये वाले टॉपिक से आप बच ही नहीं सकते, आप कभी भी इसको पेपर दें। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और तब से लेके आज तक मजाल है कि इस टॉपिक को आप रूल आउट कर पाओ, इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो जनगणना आपको पढ़ के जानी ही पड़ेगी। प्रश्न बनता है, साक्षरता दर हो गए, लिंग अनुपात हो गया, ये सब पढ़ के जाना है। फसलें आप लोगों से आई जाती हैं, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, कौन सी राबी की फसल है, कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ठीक है। मिट्टियां आपसे पूछी जा रही हैं, जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, जो लाल मिट्टी होती है वो लाल क्यों होती है, कौन सी मिट्टी तब बनती है जब बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक, कौन सी मिट्टी में आपका नाइट्रोजन ज़्यादा है, ह्यूमस ज़्यादा है, पोटास ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है जी। चलिए, पड़ोसी देश की सीमा, पड़ोसी देश पर थोड़ी सी नजर मार के जानी पड़ेगी। जो भी इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध घनिष्ठ रहे हैं, सिवाय 1-2 देश को अगर हम छोड़ दें तो भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इसके अलावा आपका नेपाल। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कहां कहां से सीमा आपकी लगती है। बांध पता ही है कि किस नदी पे कौन सा बांध है, यह पढ़ना होगा, ठीक। अब बात करें साइंस की, तो साइंस में भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो बायोलॉजी होता है। और बायोलॉजी में अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप आंख बंद करके 2 चीजें कर लीजिए। एक तो जितने भी हमारे शरीर में तंत्र होते हैं इंसान के शरीर में, जिसमें से सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ लिखे हुए हैं सामने, जैसे पाचन तंत्र, इसमें से आपको प्रश्न मिलेगा कि कौन से एंजाइम से क्या पचता है, ट्रिप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है, अमाइलेज क्या काम करता है, ये हो गया पाचन तंत्र। परिसंचरण तंत्र आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, खून से संबंधित, खून कहाँ जा रहा है, ठीक है। दिल से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा संकुचन दाब है, कौन सा शीतलन दाब है, ठीक है जी। उत्सर्जन तंत्र, जो भी हमारे शरीर से गंदगी निकल रही है उससे संबंधित। इसके अलावा रक्त, ये बहुत वैसा टॉपिक रहता है इंपॉर्टेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, किसकी संख्या क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है, वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। कंकाल तंत्र, हड्डियों पे से प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ तक कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे पे कितनी हड्डी है, जो ऊपर हमारा क्रेनियम है उसमें कितनी हड्डियां हैं, वो सब नॉर्मल प्रश्न। लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, जब आप कान से बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो 3 हड्डियां पड़ती हैं, उनका क्रम क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। हार्मोन पढ़ने ही पड़ेंगे, थायराइड से संबंधित हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, कौन कौन से हमारे सेक्स हार्मोन है, तो हार्मोन भी एक टॉपिक है जो आप छोड़ नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा। साथ में सेल हम कह सकते हैं कोशिका, राइबोसोम का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, जो आपकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, कौन सा ऐसा आपका सेल है जिसमें आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। इसके अलावा जंतु और पादप का जो कोशिका होती है उसमें अंतर क्या होता है, ये आपसे आ जाते हैं। रोग पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कि आपके विषाणु से जनित रोग कौन से होंगे। इसके अलावा आपके जीवाणु से संबंधित रोग, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ रोग का नाम याद रखना है और वो रोग होता किससे है, जैसे टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एड्स किससे होता है, वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से। तो आप बीमारी का नाम याद रखें और साथ में वो किससे होता है वो याद रखें। कवक संबंधित रोग, पर इसमें ज्यादातर जो रोग पूछे जाते हैं वो इन दोनों में से ही आते हैं, विषाणु और जीवाणु। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका प्लांट किंगडम होता है वो भी एक टॉपिक लिख लेना। पौधों से संबंधित भी आजकल आपको प्रश्न देखने को इसमें मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उसमें आपके कुछ प्रश्न प्लांट किंगडम से भी आए हुए थे। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आंख बंद करके जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए।
ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो भी आपके टीसीएस प्रश्न पूछ रहा है उससे लगाइए। एसएससी में आपके जितने भी, एक चीज और, कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर दिल्ली पुलिस के ही हम टेस्ट क्यों करें, कि दिल्ली पुलिस के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कहां से मिलेंगे। अरे भाई एसएससी में आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो जीके जीएस आ रही है, सीजीएल में आ रही है, सीएचएसएल में आ रहा है, सीपीओ में आ रहा है, एमटीएस में आ रहा है, उन सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पी जाओ, उतने में आपके काम हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। इसमें कुछ प्रश्न अब आने लग गए हैं, कुछ फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे, कुछ लॉ पूछ लिए जाएंगे, जैसे बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, कौन सा लॉ आपका गैसों से संबंधित है। इसके अलावा परमाणु संरचना, वही आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसने इसका आविष्कार किया, परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। पर मैं अभी भी आपको ये बोलूंगा कि केमिस्ट्री का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी 15-20 साल के प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको आप कर लो। सेम केस आपका फिजिक्स के साथ भी है, क्योंकि आपके साइंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें, जिसमें आपके कुछ टॉपिक मात्रक, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश के प्रश्न आते हैं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें कौन सा नियम लागू होता है, जो हमको रेगिस्तान में आपका वो दिखता है, इंग्लिश में उसे हम मृग मरीचिका हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको मिराज कहते हैं, वो किसकी वजह से बनेगा, वही नाभिकीय संलयन, विखंडन, प्रकाश से संबंधित, और उपकरण, कि किस उपकरण का फिजिक्स में आविष्कार किसने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में ये आप गिने चुने टॉपिक जो आपने देखा भी होगा, अगर आप नहीं भी इससे परिचित हैं तो ये आप 10-12 टॉपिक कर लेंगे तो आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न भी इसमें फंस जाएंगे। लोक नृत्य और त्योहार, ये भैया हम क्या ही बोले, शायद एसएससी को कुछ बहुत ज्यादा लव रिलेशनशिप इनका चल रहा है इस टॉपिक से भाई, कि ये तो खूब प्यार इस पे लुटाते हैं कि लोक नृत्य और त्योहार तो आपसे पूछे ही जा रहे हैं, खूब भर भर के प्यार लुटाया जाता है इस टॉपिक पे। वाद्य यंत्र और उसके वादक, शहनाई वादक कौन है मशहूर, तबला वादक कौन है, सारंगी वादक कौन है, सितार वादक कौन है, ये मंदिर याद करने पड़ेंगे, किस राज्य का कौन कौन सा फेमस मंदिर है, सरकारी योजना भी अब आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया है। कैसे, 28 अगस्त 2014 को जब जनधन योजना शुरू हुई थी, वो जनधन योजना में अभी भी आपके प्रश्न बन रहे हैं कि वित्तीय समावेशन के लिए थी, कौन सा राज्य ऐसा है जिसने 100% जनधन योजना को करवा लिया है, लागू करवा दिया है, तो ये सरकारी योजना है भी आपको याद करनी है। दिवस बताने की जरूरत नहीं है, हर महीने में जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ जाएंगे। पुस्तकें पूछी जाएंगी आपसे, तो पुस्तकें आपको पता है, फेमस जो राइटर हैं उनकी पुस्तकें, जो फेमस राइटर है अरुंधति रॉय हो गई कि इनकी किताबें क्या है, जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी कई सारी ये जो बुक्स हैं आपकी पूछी जाती हैं। खिलाड़ियों की पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, जैसे प्लेइंग इट माय वे हो गई, ठीक है, 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक है, 280 एंड बियॉन्ड, बीवीएस लक्ष्मण की किताब, तो पुस्तकें पढ़नी है। अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फेमस हैं वो आप लोग पढ़ जाएंगे। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ना अनुसंधान केंद्र, तंबाकू केंद्र कहाँ पे है, आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, तो वो केंद्र आप लोग पढ़ के जाएंगे। बंदरगाह वही पता है आपको मुश्किल से, वही 12-13 बंदरगाह है जिन पे आपको फोकस रखना है। मरमुगांव कहाँ पर है, कांडला पोर्ट जिसका नाम अब बदल दिया गया है, हाल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, पैराद्वीप, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। एन्नोर पोर्ट कौन सा है, इनमें से कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट के हैं, कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट के हैं, वो पढ़ के जाने। सैन्य अभ्यास ये आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है शायद इसके लिए, तो ये सैन्य अभ्यास भी एक और ऐसा प्रश्न हो गया है जो आपको देखने को मिल रहा है कि भारत का बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान तो नहीं, मालदीव से, ऑस्ट्रेलिया से, इसके अलावा अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से हम कौन कौन से एक्सरसाइज आपके कर रहे हैं। क्रांतियों का मतलब क्या है यहाँ पे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति हो गई, भूरी क्रांति हो गई, गुलाबी क्रांति हो गई, लाल क्रांति हो गई, ये सब आपको पढ़नी है। आविष्कार जो मैंने आपको बताया कि कौन से व्यक्ति ने किस चीज का आविष्कार किया है, और पुरस्कार जो आपके हो गए, जैसे आपसे सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था वो भी पेपर में आ जाता है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये आप स्टैटिक के तौर पे ऑस्कर विजेता पुराने आपसे पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे जीके जीएस की बात। अब अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, करंट अफेयर की अगर बात की जाए, आंख बंद करके बेटा,
इससे नीचे तो मैं बोलूंगा ही नहीं। आखिरी के 12 महीने की, आखिरी के 12 महीने की यानी कि 1 वर्ष की, आखिरी के 12 महीने की 1 वर्ष की करंट अफेयर तो मिनिमम पढ़ के जानी है। ठीक है, कहीं कहीं तो ये भी है कि अब 15-15 महीने पुरानी भी करंट अफेयर आ रही है, पर आप इतना फोकस रखें कि आप 12 महीने से बेटा नीचे नहीं जाएंगे। अगर बात करें करंट अफेयर की, तो जो भी आपको वीडियो पसंद आती है किसी भी टीचर की, वहां आप देखें। कोई भी मैगजीन, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैगजीन पढ़ लो जिससे हो जाएगा। जिस मैगजीन को आपको पढ़ना है, कोई भी वार्षिकी मैगजीन 12 महीने की करंट अफेयर, तो आप पढ़ के जाएंगे। और सुन लो, आप लोगों के लिए मैं बता दूं, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को 50 में से आराम से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी जीके जीएस की स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको एक छोटा सा आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हम क्या क्या टॉपिक यहां पे पढ़ेंगे। आप इन टॉपिक को जरूर करके जाएं, इनको तो कंठस्थ कर ही लें। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है तो वो बात ठीक है, पर इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के ही जाना है। ये टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी। जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, जैसे आपको पता है आज़ादी का पर्व चल रहा है और उत्कर्ष क्लासेस भी इस आज़ादी के पर्व को मना रहा है, इस आज़ादी के महोत्सव को मना रहा है। यह आज़ादी का महोत्सव आपका 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2023 तक चलेगा और इसके तहत आपको एसएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उन सब पे आपको 90% तक की छूट दी जाएगी। और ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्होंने वर्तमान में अभी उत्कर्ष क्लासेस से कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, उनको 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी कॉलेज से, किसी भी परीक्षा से की सफलता मूलक तैयारी की आज़ादी आपके लिए सुनिश्चित करता है उत्कर्ष क्लासेस। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके आने वाले जीके जीएस के एग्जाम्स के लिए तैयारी करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।